आज फिर जिंदगी ने इसे अपनी तरफ खींच लिया था और मौत इसको ठेंगा दिखाती और मुंह चढ़ाती हुई इसके सामने से गुजर गई थी। हालांकि आज वो घर से हतमी इरादा करके निकली थी कि खुद को बच्चों समेत खत्म कर लेगी। उम्र का जो गिलास इसके हाथ में थमाया गया था, इसमें जिंदगी की सूरत में कतरा कतरा मौत थी। तो जब मरना था तो किस्तों में मरने की जगह एक मुकम्मल मौत क्या बुरी थी। आज से 3 दिन पहले इसने एक ही घूंट में मौत को हलक से नीचे उतारने का फैसला कर लिया। इस फैसले में वो तन्हा नहीं थी, बल्कि आमना और मुन्ना भी शामिल था। मुन्ना इसलिए कि वो बहुत छोटा था, माँ के बगैर कैसे जीता, और आमना यूं कि अभी से आमना के ऊपर हवस भरी निगाहों में नाचती गिलाजत कलसूम को नजर आती, तो इसका दिल चाहता कि या तो गिलाजत का गला घूंट दे या फिर आमना का। 3 दिन पहले जब जिंदगी में आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया, तो कलसूम ने बच्चों समेत इज्तमाई खुदकुशी का आसान रास्ता चुना। इंसान को मौत के लिए ना तो रिश्वत की जरूरत पड़ती है और ना ही दौलत की। इसे लगता था कि जीने से ज्यादा मरना आसान है, लेकिन जब वो इस फैसले पर अमल दरामद करने आई, तो इसे लगा कि ये इतना आसान भी नहीं है जितना वो समझ रही थी। पहले दिन तो वो ट्रेन को आते देखकर ही डर गई थी और जल्दी से आमना को खींचकर खुद भी पटरी से उतर गई। दूसरे रोज भी यही हुआ, लेकिन आज तीसरे रोज भी इसका हौसला इसका साथ छोड़ देगा, इसे मालूम ना था। वो दिल बहुत सख्त करके यहाँ तक आई थी। आमना को भी इसने काफी हद तक ज़हनी तौर पर आमादा कर लिया था। मुन्ना इसके कंधे से सर टिकाए सो रहा था और आमना ने भी अब सवाल करने बंद कर दिए थे। अब तो वो खाने के बारे में भी कुछ नहीं पूछ रही थी। दूर से गाड़ी का इंजन अपनी सुर्ख आंखों दिखाता, जिसमें एक वहशत थी, ये इसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। कलसूम ने आमना को बाजू से पकड़ा और खुद से करीब कर लिया और आंखें बंद कर लीं। मौत एक गड़गड़ाहट के साथ कलसूम के करीब आ रही थी, और करीब और करीब और करीब। कलसूम की बंद आंखों के सामने इसके बच्चों की लाशें आती, पर खच्चे उड़े हुए बदन से ऐसे लगा कि जैसे इतने दिनों से खुदकुशी के लिए जिस हिम्मत और हौसले को वो जमा कर रही थी, इसने फिर कलसूम का साथ छोड़ दिया हो। वो थर थर कांपने लगी। न जाने कैसे पहले इसने आमना को धक्का देकर पटरी से दूर किया और फिर खुद भी दूसरी तरफ खाली पटरी पर आ गई। गाड़ी खौफनाक गिड़गिड़ाहट के साथ इसके करीब से गुजरने लगी। मुन्ना डरकर जोर जोर से चीखे मार मार कर रोने लगा। मुन्ने के आंसुओं में खुद इसके आंसू भी शामिल हो गए। इसे ऐसा लगा जैसे वो खुद अपनी ही मैयत के सामने रो रही हो। हारे हुए कदमों के साथ वो उठी, आमना का हाथ पकड़ा और आमना किसी बेजान चाबी की गुड़िया की तरह इसके साथ कदम उठाने लगी। कलसूम ने घर आकर खाली बर्तन देखे तो बहुत से सवाल फिर इसके सामने फन फैलाए खड़े हो गए। ये जिंदगी इतने सारे सवालात को जन्म क्यों देती है, और सवाल भी वो जिनका कोई जवाब ना हो। अपनी भूख तो वो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपनी औलाद को रोटी के लिए बिलखते देखना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रफीक जिंदा था तब भी घर में अक्सर फाके होते थे। अक्सर ऐसा होता कि दोपहर को खाने के लिए कुछ ना मिलता, लेकिन रात को रफीक कोशिश करके कहीं ना कहीं से कुछ खाने को ले ही आता था, और वो सब बैठकर सब्र और शुक्र से जो भी मैसर होता था खा लेते। मगर रफीक की मौत के बाद कलसूम ने जाना कि मुसलसल भूख क्या क्यामत ढाती है। रफीक की मौत एक बम धमाके में हुई थी। वो एक फैक्ट्री के सामने ठेला लगाता था। मजदूरों की छुट्टी होती और बाहर निकलने के बाद वो कुछ न कुछ जरूर खरीद लेते। यूं घर की गाड़ी चलती रहती। फिर यूं हुआ कि हड़तालें होने लगीं। सियासी वर्कर्स आते और फैक्ट्रियों को और मिलों में ताले लग जाते, और फायरिंग के डर से लोग घरों से निकलते हुए डरते। रफीक भी काम पर ना जा पाता। इस जमाने में कलसूम को मौत एक बदकार फाहिशा की तरह लगती थी। जिसकी नजरें इसके शौहर पर हों, वो रफीक की मिन्नतें समाजते कर करके उसको रोक लेती और फाके भी बर्दाश्त कर लेती। मगर फिर ऐसा वक्त आया कि फायरिंग की जगह खुदकश धमाकों ने ले ली और लोग इसमें हलाक होने लगे। ना मरने वालों को पता होता कि वो क्यों मारा गया है, और ना मारने वाले को इल्म होता कि वो क्यों मार रहा है। ऐसी ही सर्दियों की एक उदास शाम थी। कलसूम को खबर भी ना हुई घर में होने वाली एक गैर मानूसी दस्तक क्या क्यामत लाई है। इसने दरवाजा खोला तो एम्बुलेंस वाले मोहल्लेदारों के साथ रफीक अहमद की लाश लेकर आए थे। अचानक बहुत सी औरतें कलसूम के घर में आ गई थीं। ऐसी औरतें जिनकी कभी इसने कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। वो सब इससे हमदर्दी जताकर इसे रोने के लिए मजबूर करने लगीं। लेकिन वो क्यों रोती? वो जानती थी कि रफीक इसके आंसुओं से चिढ़ता है,
फिर इन औरतों ने हमदर्दी की आड़ में इसका हरा दुपट्टा उतार कर इसे सफेद चादर उड़ा दी और इसके हाथ में पड़ी 4-5 कांच की चूड़ियां तोड़कर उतार दी। कांच इसकी कलाई में भी लगा और खून का नन्हा सा एक कतरा चमकने लगा और फिर खून फैलने लगा। फिर इसमें रफीक का खून भी शामिल हो गया। अचानक जैसे मंजर बदल गया। रफीक ने कफन पहना हुआ था और वो खून से भीग रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा था, हुकूमत वजाहतें दे रही थी और कलसूम बेहोश हो गई थी। जब कलसूम जरा होश में आई तो पहली बार इसे एहसास हुआ कि मौत कितनी मेहरबान और जिंदगी कितनी जालिम होती है। इसका तो दुनिया में कोई भी ना था, ना माँ ना बाप और ना बहन भाई। ससुराल भी किसी गांव में था जिसकी कभी कलसूम ने शक्ल भी नहीं देखी थी। मकान भी किराए का था, लेकिन किराया देने से पहले तो मसला ये था कि खाना कैसे खाया जाए। कुछ दिन मोहल्ले वालों ने साथ दिया, फिर सब हाथ खींच कर बैठ गए। आमना अभी सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन कलसूम अभी से इस पर पड़ने वाली मैली निगाहें देख सकती थी। इसने मुख्तलिफ घरों में काम करने की कोशिश की, मगर हर जगह इसका खूबसूरत होना घर की मालका के लिए खतरे का सिग्नल बन जाता। ना भाई, मासी को मासी लगना चाहिए, ऐसी गोरी रंगत वाली मासी नहीं चाहिए हमें भाई। घर में फाकों पर फाके होने लगे। आखिर एक घर में बड़ी मेहनत समाजत के बाद इसे काम मिल ही गया। वो एक बेवा खातून का घर था। बहुत बूढ़ी थी, मगर चिड़चिड़ी भी बहुत थी। एक ही बेटा था जो सुबह का गया शाम को आता। देखो, मुझे बच्चों वाली मासी नहीं चाहिए, उन्होंने वाजिया तौर पर अपनी शर्त पेश की। जी जी, मैं बेवा हूं, बच्चे नहीं हैं मेरे पास। इसने आधा सच और आधा झूठ बोला। हाँ तो फिर ठीक है। वो औरत मुतमईन हो गई। हाँ देखो, मुझे एडवांस मांगने वाली मासियां पसंद नहीं हैं, इसीलिए मैं बच्चों वाली मासी को नहीं रखती। आज मुन्ना को बुखार हो गया, आज बेटी गिर गई, 100 बहाने होते हैं और हर 4 दिन बाद एडवांस। खैर, तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं हैं तो मसले भी कम होंगे। कलसूम जो ये सोच रही थी कि 2-4 दिन जैसे तैसे गुजार कर कुछ पैसे अपनी तनख्वाह से एडवांस मांग लेगी, तो ये उम्मीद भी जन्म लेते ही मर गई। आमना अगरचे बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वो मुन्ने को संभालती और कलसूम काम पर जाती। इसने सुना था कि बड़े लोग झूठा या बचा कुचा खाना अपनी मासियों को दे देते हैं, मगर यहाँ तो मामला उलट था। बड़ी बेगम खाना नाप तोल कर पकाती, कभी खाना बचता ही ना था। एक दिन 2 रोटियां जाने कैसे बच गईं, तो कुलसूम ने डरते डरते पूछा, बड़ी बेगम साहिबा, ये रोटी मैं ले जाऊं? अरे क्यों भला, मैंने जानकर ही ज्यादा बनाई थी। एक रोटी बिल्ली को दूध में भिगो कर दूंगी और एक मैं खुद खाऊंगी। बासी रोटी अच्छी लगती है मुझे। और तुम जानती हो ना आटा क्या किलो है? हाँ, तुम क्या जानो, टीवी वगैरह न्यूज चैनल देखने की तौफीक तो नहीं होती तुम लोगों को। अरे भाई, अभी कल ही आटा और महंगा हो गया है। मुल्क में कहराम मचा हुआ है, कहराम। बड़ी बेगम ने एक लंबी तकरीर शुरू कर दी, जिसमें सिर्फ इतना हिस्सा कलसूम की समझ में आया कि आटा महंगा हो गया है। 1-2 दिन बाद वो किचन में काम कर रही थी कि अचानक बड़ी बेगम गुस्से में भरी हुई किचन में दाखिल हुई। कलसूम ने मुड़कर देखा और जैसे इसके पांव तले से जमीन निकल गई। बड़ी बेगम के साथ आमना मुन्ने को गोद में लिए खड़ी हुई थी और वो जारों की तार रो रही थी। कलसूम हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच फेंक कर आमना की तरफ लपकी। क्या हुआ मेरी जान? अम्मा, अम्मा, छत से कूद कर एक आदमी घर में आ गया था। वो पता नहीं क्या कह रहा था, मुझे पकड़ रहा था। मैंने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया तो वो भाग गया। सायरा खाला दीवार से चढ़कर झांकने लगी। मैं डर कर यहाँ आ गई। अम्मा, मेरे साथ घर चलें। कलसूम ने रोती हुई आमना को गले लगा लिया। अचानक इसकी नजरें बड़ी बेगम से टकराईं, जो किसी खामोश तमाशाई की तरह ये मुकालमे सुन रही थी। तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? जी, 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 मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे ऐसी मासी नहीं चाहिए जो झूठी हो, क्योंकि जो झूठ बोलेगी वो चोरी भी करेगी, धोखा भी देगी। मुझे नहीं चाहिए। वो तेजी से अंदर गई और कुछ पैसे लाकर कलसूम के हाथ पर रख दिए। ये है तुम्हारा हिसाब, कल से मत आना। कलसूम आमना का हाथ थाम कर बाहर आ गई। रास्ते से इसने कुछ खाने का सामान खरीदा और घर आकर तीनों ने बहुत दिन बाद पेट भरकर खाना खाया। कुछ दिन एक हफ्ते की कमाए हुए पैसों से गुजर गए, लेकिन आमदनी का मुस्तकिल जरिया क्या हो, ये सवाल अक्सर इसे परेशान करता। घर में फिर फाके शुरू हो गए। एक शाम दूसरा या तीसरा फाका था। मुन्ना मुस्तकिल रो रहा था। मालिक मकान अभी अभी बातें सुनाकर और घर खाली करवाने की धमकी देकर गया था।
कलसूम माउफ होते हुए जहन के साथ उठी और चादर ओढ़कर घर से जरा दूर फाई करियाना स्टोर पर गई। इसने अक्सर रफीक से सुना था कि पढ़े लिखे लोगों में ये बात समझने की सलाहियत और रहमदिली ज्यादा होती है। उस दुकान पर अक्सर वो एक चश्मे वाले नौजवान को कोई किताब या अखबार पढ़ते हुए देखती थी। भाई, बात सुनिए, वो बड़ी लजाजत से बोली। जी फरमाइए बहन। वो मुझे 2 किलो आटा चाहिए। मगर मगर क्या? मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपको लौटा दूंगी जल्दी। आप बेशक लिख लीजिएगा। उधार तो हमारे यहाँ कब से बंद है। इसका नरम लहजा एकदम से खुदरा हो गया। बड़ी मेहरबानी होगी भाई, मैं बेवा हूँ। अभी बम धमाके में जो रफीक सब्जी वाला मरा था, तुम इसकी बेवा हो? हाँ जी, मैं उसकी बेवा हूँ। जब तक जिंदा था मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। हाँ, वही मैं कहूँ कि कभी देखा नहीं तुम्हें। नौजवान के लहजे में बेतकल्लुफी आती जा रही थी और आंखों में वो चमक जो एक औरत चाहे पढ़ी लिखी हो या जाहिल फौरन पहचान लेती थी। कितना आटा चाहिए? जी 2 किलो। दो में क्या होगा? 5 कर दूं? 5? 5? कलसुम सोच में पड़ गई। अदायगी कहाँ से करूंगी? नहीं भाई, आटा इतना महंगा हो गया है, फिर पैसे अदा करना मुश्किल होगा। अरे ना अदा करना, मैं कौन सा मांग रहा हूँ। बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाना कल। जब तक आती रहोगी आटा दाल चावल मिलता रहेगा। कलसुम तो सकते में आ गई। आटा इतना महंगा हो सकता है, ये इसके ख्वाबो ख्याल में भी ना था। नहीं चाहिए इतना महंगा आटा, नहीं चाहिए। कलसूम रोती हुई दुकान से बाहर निकली और सड़क पर आ गई। आटा कितना महंगा हो गया है, एक गरीब औरत की हुर्मत और इज्जत से भी ज्यादा। ये कौन सा दौर है, कौन सी जगह है, ये कैसे लोग हैं। फिर उसी वक्त इसने इज्तमाई खुदकुशी का हतमी फैसला कर लिया, क्योंकि अब वो जिंदा रहकर दुनिया से लड़ने का हौसला खो बैठी थी और अपने बच्चों को भी जिंदगी की नामेहरबानियों की जद में नहीं छोड़ सकती थी। 3 दिन ट्रेन के नीचे आने की कोशिश में नाकाम होकर कलसूम इस नतीजे पर पहुंची कि मौत को खौफनाक और शोर से भरपूर नहीं होना चाहिए, बल्कि नरम पुरसकून और खामोश होना चाहिए। मसला यह था कि रेलवे ट्रैक इसके घर से 2 कदम के फासले पर था, लेकिन बड़ी नहर काफी दूर थी। अगली सुबह इसने बच्चों को जल्दी जगा दिया। सुबह ही सुबह नहर पर भी सन्नाटा होगा। वो दोनों बच्चों को लेकर पैदल ही शहर की तरफ चलती गई और काफी लंबा रास्ता तय करके नहर पर पहुंची। पानी सुबह की नरम धूप में चिलमिला रहा था। वो नहर के किनारे किनारे काफी दूर तक चलती गई। अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? आमना बार बार पूछती, मगर कलसूम कोई जवाब ना देती। आखिर एक जगह वो रुक गई। यहाँ नहर का पानी काफी गहरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ कोई जी नफ्स नजर नहीं आ रहा था। मुन्ना इसकी गोद में था। कलसूम ने आंखें बंद करके दिल मजबूत किया, जोर से कलमा पढ़ा और आमना को भी पढ़वाया। फिर इसने आमना को जोर से धक्का दिया और साथ ही खुद भी छलांग लगा दी। लहरों ने इन तीनों को अपनी मेहरबान आगोश में समेट लिया और जिंदगी ने शायद शिकस्त मांगी। नहर किनारे यूं लगा जैसे कोई चीज झाड़ियों में अटकी हुई है। कुछ लोगों ने जाकर देखा तो एक औरत की लाश थी और इसके सीने से एक बच्चा लिपटा हुआ था। लोगों ने बामुश्किल से खींच खींच कर बाहर निकाला तो मालूम हुआ कि बच्चा तो मर चुका है, लेकिन औरत के अंदर अभी सांसें बाकी थीं। गांव के लोग डूब जाने वालों का इलाज करने के माहिर थे। पहले तो पेट दबा दबा कर पानी निकाला गया, फिर सब इसे लेकर हकीम जी की तरफ भागे। हकीम ने कुछ जड़ी बूटियां पकाकर चम्मच से औरत के हलक में टपकाई और कहा कि अब इसे होश आ जाएगा। सबका मुत्तफका फैसला था कि इस औरत को बीजी के घर ले जाया जाए, जो गांव में एक नेक बीवी के तौर पर जानी पहचानी जाती थी। बीजी ने औरत को अपने कमरे में लिटा दिया और बच्चे की तदफीन करने का हुक्म दिया, क्योंकि इस्लाम जल्द अज जल्द तदफीन का हुक्म देता है। अब सब बेचैनी से औरत के होश में आने के मुंतजिर थे। मर्द बाहर थे और औरतें बीजी के कमरे में थीं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी, लेकिन बीजी की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। दूसरी औरतें भी सांस रोके एक दूसरे को देख रही थीं। बेचारी गरीब औरत, जिंदगी की जंग तो जीत गई, मगर इसका मासूम बच्चा, इसे तो दफन हुए भी कई घंटे गुजर चुके हैं। माँ तो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछेगी, और जब वो सवाल करेगी तो फिर हम इसे क्या जवाब देंगे। सबके ज़हन मौफ हो रहे थे। सबके सामने एक बड़ा सा सवालिया निशान किसी पेंडुलम की तरह हरकत में था। सब बेचैन थे और मुस्तरब भी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान बीजी थी। वो इसका हाथ थामे बैठी थी।
और आहिस्ता आहिस्ता हथेली को सहला रही थीं। आखिरकार इसकी पलकें लरसने लगीं और फिर धीरे धीरे इसने आंखें खोल दी। म, म, मैं कहाँ हूँ? नकाहत में लिपटी हुई आवाज ने सवाल करना चाहा। तुम हमें नहर के किनारे से मिली थी बेटा। ये बस्ती मुरादपुर है। बीजी ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कौन सी बस्ती? बस्ती मुरादपुर। बीजी को शायद आंखों में लिखी हर इबारत पढ़ने आती थी। अभी तक इसने जबान से कोई सवाल नहीं किया था। औरतें दम साधे इसके इस सवाल की मुंतजिर थीं, जिसका जवाब बीजी जैसी जहां दीदा औरत के पास भी ना था। इसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। इसका हाथ उठा और फिर गिर गया। बच्चे को ढूंढ रही है शायद। ये औरत अपने पहलू में तलाश कर रही है शायद बच्चे को। कमजोर दिल औरतों की आंखें भर आईं, जिन्हें चुपके चुपके अपने मैले दुपट्टों से उन्होंने पोंछ लिया। यहाँ वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। बीजी की समझ में सिर्फ यही लफ्ज आ सका, यहाँ। मैं बीजी हूँ। तावीज़ दुआ से सबके काम अल्लाह करीम के हजूर पेश करती हूँ। अपनी बेटी से बात करो बिटिया। इसने खाली खाली निगाहों से बीजी की तरफ देखा। बोलो बेटी, क्या कह रही थी तुम? बीजी ने ढारस बंधाने वाले लहजे में कहा। कमरे में खामोशी छा गई। इसे हौसला हुआ और वो उम्मीद भरी नजरों से बीजी को देखने लगी। सबको मालूम था कि इसका अगला सवाल क्या होगा। एक माँ अपनी गोद से लिपटे बच्चे को ही पूछती है। वो इस बार कदरे वाज़ेह अल्फाज में बोली। बीजी इस बस्ती में। आगे जो कुछ इसने कहा, इसने सारी औरतों को दम बखुद कर दिया। औरतों और खुद बीजी के वहमो गुमान में वो सवाल नहीं था जो उस औरत ने किया था। ना इसने अपने बच्चे का पूछा था, ना किसी और को। बीजी को अपनी समात पर शुबा हुआ। क्या कह रही हो तुम बेटी? उन्होंने झुककर फिर सवाल किया। इसने नकाहत से पलकें उठाईं। इसकी आंखों में आंसू तारे बनकर चमके और एक बार फिर इसने अपना सवाल दोहराया। बीजी, इस बस्ती में आटा क्या हिसाब मिलता है? हम इंसान किस कदर बेहिस हो गए हैं। हमारे घर में हमारे पास कुत्ते या बिल्लियों के लिए तो रोटी मौजूद है, या अगर रोटी खाना बच जाए तो हम इसे किस कदर आसानी से कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब, बेकस, बेसहारा, बेबस इंसान हमारी चौखट पर मदद के लिए आए तो हम इसे कितनी आसानी से धुतकार देते हैं, या एक रोटी के बदले में बेबस माँ की असमत मांगी जाती है। खुदारा ऐसा वक्त अल्लाह किसी को मत दिखाए। मुश्किल वक्त न सिर्फ उस इंसान पर होता है जो सह रहा होता है, बल्कि ये वक्त सब इंसान पर होता है जो देख भी रहा होता है। लेकिन जमाने ने भी शायद आंखें बंद कर ली हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें और ज्यादा नहीं तो कम से कम किसी एक की ही मदद कर दें। आज के महंगाई के दौर में लोगों को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत से लोग आज आपकी मदद के मुंतजिर हैं।